हाँ हाँ, अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये थोड़ा डिस्टरबेंस स्वाभाविक है। हाँ, तो in last class we have discussed about the Rutherford's alpha scattering experiment, and today we are discussing features of Rutherford's nuclear model of atom. सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि देयर आर टू पोर्शन इन एन एटम। एक जो सेंटर पर लोकेटेड है दैट इज न्यूक्लियर पोर्शन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एटम में न्यूक्लियस ही है, बहुत एम्प्टी स्पेस है जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। उन्होंने ये बताया कि इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये भी उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और साथ ही ये बताया कि द टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर विच वी कॉल न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि दो पार्ट और इलेक्ट्रॉन आउटर न्यूक्लियर पोर्शन में। दूसरा, अगर हम साइज की बात करें तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वो है 10 to the power -15 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम की बात करें यदि तो वो है 10 to the power -10 मीटर। ये हो गया हमारा पहला। क्या बोले कि देयर आर टू पार्ट्स इन एटम, वन इज न्यूक्लियस एंड द अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। बाद में हम लोग जिक्र करेंगे कि क्या उसमें डिमेरिट था। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 10 to the power -15 और एटम का साइज 10 to the power -10 मीटर। उन्होंने ये भी बताया कि मास इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। छोटे छोटे रूप में मैं लिख देता हूं, ये सेकंड पॉइंट लिख देता हूं, ये फर्स्ट हो गया। टू पार्ट्स याद रहेगा, टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस एंड द अदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये साइज हो गया। सेकंड मैं साइज पे डिस्कस कर रहा हूं, है ना। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, इसको कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस इज एट सेंटर, ठीक, न्यूक्लियस इज एट सेंटर। ओके, ये चीज हो गया हमारा, एंड इज सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। फोर्थ पॉइंट, मास कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। क्या क्या बोलूं, हेलो, हाँ 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 हाँ, रेडियस इसीलिए कि जो कॉलिजन जो हुआ उसके द्वारा एक फार्मूला हम लोग बाद में, अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे कि ये आप में अगर हम बात करें, हेलो, हाँ, फोर्थ अगर हम लें तो मास क्या बोले, इज मेनली एट न्यूक्लियस। ओके, फिफ्थ है टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेट है, इज कंसंट्रेटेड, बोलो, एट न्यूक्लियस। हाँ, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में उन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक। और एक बात उनके द्वारा जो
गड़बड़ हो गया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में वो स्टेशनरी नहीं है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर। जैसे ये उन्होंने नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। ठीक, देखो स्टेप बाय स्टेप कितना अच्छा खोज होते गया। थॉमसन के द्वारा बताया गया कि एम्बेडेड है, फिक्स। रदरफोर्ड ने इतना तक बता दिया इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड। अंतर आया ना, उन्होंने ये बता दिया कि फिक्स नहीं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर। ये अलग बात है कि फिर इसमें भी ड्रॉबैक आया, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक, और हाँ बोहर में पढ़ेंगे हम लोग। और द इवॉल्विंग, उसमें ये बता दिया गया कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है ये भले ही निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा ना। तो क्यों नहीं ये इसमें अट्रैक्ट हो जा रहा है? तो उसका जवाब ये हो गया कि वो बैलेंस है किससे? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊं चैप्टर में, तो याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि फोर्स, जैसे सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पीछे कारण होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, होता है ना। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिस तो वही हुआ, लेकिन अपना नाम, हाँ वही चीज मैं बता रहे हैं कि थोड़ा सा इंटर रिलेट कर रहे हैं हम चैप्टर को, कि यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशन में जब पढ़ रहे थे, है ना, ग्रेविटेशन में जब पढ़ रहे थे तो ये सन है और ये अर्थ है ना। तो ये अर्थ सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रही है, उस समय कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स? बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये इसका टेंडेंसी तो हमेशा ऐसे चलने का है, लेकिन इसको कौन सेंटर की ओर मूव कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां पर हम लोगों ने नाम क्या दिया उसको? बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। हेलो, हाँ गुड, खुशी, ग्रेविटेशनल। एक मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, देखते हैं कि आप लोग अगर आउटस्टैंडिंग नॉलेज लेते हैं तो याद कितना रहता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक मैंने कुछ बच्चों से पूछा था पहले भी, बाउल जानते हो ना? हो सकता है आप बॉल अब बोलते होंगे, ऐसे करके जिसमें सूप पीते हैं हम लोग। बाउल, कटोरी। हाँ, तो अगर मैं उसमें एक ब्लॉक को ऐसे डालूं और एनर्जी लॉस यदि ना हो, आप इतना एज्यूम कर लें, एनर्जी यदि लॉस ना हो, तो ये ऐसे ऐसे डोलते रहेगा। ठीक, उस समय मुझे ये बताइए, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स वहां वर्क कर रहा है? नहीं तब तो आगे बढ़ना ही नहीं है। और यदि कर रहा है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स किस रूप में? बोलिए समीर। हाँ, मतलब वो तमाम बाधाएं नहीं है, उसी का आंसर आ चुका है, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा। एनर्जी लॉस मैंने इसलिए एज्यूम कर लिया क्योंकि अगर एनर्जी लॉस कंसीडर करेंगे तब तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। एसएचएम के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, पेंडुलम में जैसे। मेरा सवाल यहाँ पर यही है, थोड़ा सा चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको ऐसा बात बोल रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन, समझ गया? नॉर्मल यहाँ पर काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये
है ना जी। ये जब ऐसे कर रहा है तो सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्चुअली क्या होता है? सेंट्री मीन्स सेंटर, पीटल मीन्स स्टिकिंग, पीटल मीन्स स्टिक। हाँ, तो सेंटर खोजने वाला है। तो यहां पर कौन खोज रहा है सेंटर? नॉर्मल। समझ गए? तो बात यही है, फोर्स का नाम अलग अलग हम लोग बोलते हैं, लेकिन रहता तो एक ही चीज है। जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का 3 तरह का नाम आप देखिए, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ ग्रेविटेशनल, है ना, यहां पर क्या देख लिए? नॉर्मल। ओके, क्लियर? तो यहां पर भी रदरफोर्ड ने कहा कि रिवॉल्व कर रहा है, और वो इसलिए क्लोज नहीं जा रहा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस। So these are the features of Rutherford model of an atom. Okay? उसके बाद हम लोग डिमेरिट्स पढ़ते हैं। ओके, लिमिटेशंस में सबसे पहला कि मैक्सवेल ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उन्होंने दिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बताता है कि यदि कोई चीज मूव कर रहा है ना, तो वो एनर्जी लॉस करेगा, स्वाभाविक है, और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एनर्जी लूज कर सकता है। अब यहां पर बात है, हाँ एक मिनट, रेडिएशन हुआ जैसे सन का जो रोशनी हम लोग को मिल रहा है ना, सन का जो रोशनी मिल रहा है, दैट इज रेडिएशन। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि, ये आप जानते भी होंगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। थोड़ा सा मैं फिर बैक लूंगा, क्योंकि देखो पढ़ाई यही होता है कि जो आप नया चीज पढ़ रहे हैं तो कुछ पुरानी बातों को भी आप इंटर रिलेट करें। ये नहीं कि थर्ड चैप्टर है तो 1 को एकदम भूल जाए। थोड़ा सा मैं आपको वापस ले जा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, यदि आपने उसका नोट्स लिया होगा, मैं आपको अपलोड भी किया हुआ हूं, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में मैंने ये बात लिखी है कि अब ये मॉडिफाई होकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि अगर कोई मास लाइट के स्पीड से चल रहा है तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी अप्रोच करेगा और एनर्जी का रूप ले लेगा, वो एनर्जी। ठीक, यानी मास जो है वो एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो वो जो रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में खासकर, आप अभी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे थे, एक्चुअली दोज वर केमिकल रिएक्शन, और उसमें आप भले ही मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास दिख जाता है। लेकिन जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्शन में आप आइएगा, उस केस में क्या होगा कि इधर का जो रिएक्टेंट होगा इज इक्वल टू मास प्लस एनर्जी होगा। ओके, इसलिए आप जरा नोट्स को देख लीजिएगा वो। तो यही यहाँ मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कह रहा था कि अगर, मतलब उनका अपना कहना था कि कोई चीज अगर मूव कर रहा है तो रेडिएट करेगा एनर्जी। ये जनरली होता है माइक्रोस्कोपिक चीजों में, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पीड लाइट कितना हुआ तो वो उस लाइट के अप्रोचेबल हुआ, तो उस तरह से। ये नहीं कि हम लोग अब दौड़ रहे हैं तो हम लोग एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं। ठीक है, हम लोग इनसिग्निफिकेंट हैं, वो सिग्निफिकेंट चीजों में होता है। ठीक, तो ये एक थ्योरी था मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इससे एक दुविधा हो गई कि
रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक, एंड इट इज बैलेंस्ड बाय द कौन, सेंट्रीफ्यूगल, ओके। लेकिन अब बात है कि ये अपना वेलोसिटी मेंटेन किए रहेगा तब ना जी, तब ना उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रहेगा। वेलोसिटी रहेगा ही नहीं, क्या सेंट्रीफ्यूगल, बात समझना जरा, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनो। मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, तो रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एग्जिस्ट। चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसलिए यहां पर एक तो तय है कि ये जितना कॉज जो हो रहा है वो तो वेलोसिटी, वो रिवॉल्व करना शुरू किया होगा, हो सकता है सीधा ही चलना चाहा होगा मे भी, लेकिन वो सर्कुलर इसलिए चलने लगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। बात तो उठा वेलोसिटी से ही ना जी, वेलोसिटी वो चलना, सीधा चलना सोचा होगा मे भी, ये सब मनगढ़ंत बात हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, और ये इसको हर इंस्टेंट में खींच रहा है, ठीक, ये हर जगह खींच रहा है, तो फाइनली वो क्या हो रहा है बेचारा, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। लेकिन कब, वेलोसिटी तब ना, एंड वेलोसिटी मींस काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी यदि लॉस कर रहा है तो क्या लॉस होगा उसका, वेलोसिटी में लॉस होगा ना, और जब, हाँ, वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं, और यदि वेलोसिटी में लॉस हुआ कि स्लो डाउन होते 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 होते, यानी उसमें उतना एनर्जी नहीं रह पाएगा कि वो इस पाथ को मेंटेन किया रहे, क्योंकि मैक्सवेल कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी एनर्जी लॉस कर रहा है, अब इसमें उतना बैलेंस करने, हाँ, और धीरे 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 क्या होना होगा, वो अंत में टुवर्ड न्यूक्लियस की ओर चला जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, ये रिवॉल्व करता रहता है, रीजन तो नहीं ना बताया, रीजन नहीं ना बताया जी, खाली बोला कि रिवॉल्व करता है। ठीक है कि बात यही है, लेकिन सुटेबल रीजन देना चाहिए था, उन्होंने सुटेबल रीजन नहीं दिया। ओके, जैसे थॉमसन का एक बात तो जरूर अच्छा हुआ कि ओवर ऑल एटम इज न्यूट्रल, ये तो उन्होंने बताया। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने इतना तो जरूर सही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, क्योंकि थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन में, ये देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप साइंटिस्ट भी में भी चेंजिंग आ रहा है आइडियाज में। और मैं बता दे रहा हूं आपको, टिल क्लास 9 आप इस इलेक्ट्रॉन का जो एग्जिस्टेंस है वो आप गलत ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके बाद नील्स बोहर का हम लोग पढ़ने जाएंगे, लेकिन नील्स बोहर का भी लिमिटेशन, लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ने जाएंगे टिल क्लास 9, ओके। ये तो मैंने, हाँ ठीक, ये तो मैंने बताया कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक, स्टेशनरी उन्होंने बताया कि नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी, हाउ इट इज रिवॉल्विंग, ये इसका कॉज सुटेबल नहीं था। सेकंड उसका ये था कि ये भी उन्होंने नहीं बताया
कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दो उनका थ्योरी का, थ्योरी नहीं, एक्सपेरिमेंट का क्या कहें, लिमिटेशन, ठीक है। देखो, मेरा जहां तक समझ, तो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, पहला तो हो गया हमारा थॉमसन का हो गया था, दूसरा रदरफोर्ड हुआ, एंड द थर्ड इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, यही हम लोग का अगर कहा जाए मॉडल के रूप में, तो यही तीन लोगों का पढ़ना है, एक थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। अरे है ना लेकिन 9th में नहीं। इस साल को देखें तो उसमें उन्होंने ये बताया कि सबसे पहला तो ये कर दिया, बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इस बात को, स्टेबिलिटी को, कि उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस, समझो, हाँ, कि मेरे हिसाब से बहुत वही रह गया। कहाँ मिला? हाँ हाँ, यहां पर ये कह दिया गया कि जैसे देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता, लेकिन वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना है उसके पास, वो अगर ले लिया है, तब वो किसी खास ही ऑर्बिट में घूम सकता है, ठीक। लेकिन भी मान लिया उतना तो नहीं रहता है, लेकिन मान लिया कि 2 जूल उसके पास, ज्यादा हम बोल रहे हैं, कम ही रहता, 2 जूल। तो 2 जूल अगर है, तो मान लिया कि इस सेल में 2 जूल का इसको कहते हैं एनर्जी सेल।